यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज होते हुए नजर आएंगे। अगर वो नाराज होते हैं तो नीतीश कुमार जो मुस्लिमों के हितैषी माने जाते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड का मामला है उसको लाकर खुद बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या आरक्षण के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जी हां, उस मुद्दे पर फंस रही है भारतीय जनता पार्टी? और क्या भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है? और जिस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन करने का सरकार ने बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों से नहीं पूछा। इसका असर चुनाव पर क्या होगा, वोट बैंक पर क्या होगा, इस बात का अंदाजा सरकार लगाकर नहीं चल रही थी। और अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो सरकार 5 साल चलने का सपना देख रही थी, वो सरकार क्या मात्र साल भर के अंदर ही बिफर जाएगी? क्या जो बीजेपी के साथ 2 सहयोगी पार्टियां हैं वो अब बीजेपी से अलग हो जाएंगी? और जिन नीतीश कुमार को लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं, कभी भी पलट सकते हैं, तो क्या पलटने की तैयारी कर रहे हैं? इस मुद्दे पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगर हम जिक्र करते हैं तो जो उसमें संशोधन किया जा रहा है, इस संशोधन को लेकर पहले भी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड में आप संशोधन नहीं कर सकते, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि इनका अपना दायरा होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं देता था। कोई भी मुद्दा होता था तो इनकी ही अदालतें होती थी जो मामले को सुलझाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाल ही में एक बैठक होती है, इस बैठक में चर्चा लॉ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर हो रही थी, और नीतीश कुमार के जो तेवर है वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। यानी कि मोदी जी के सुर में सुर नहीं मिला रहे थे, मोदी जी के खिलाफ खड़े हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो संशोधन हुआ है ये गलत हो रहा है। तो जिस तरीके से आरक्षण का भी मुद्दा हम देख रहे हैं, उस पर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुप है। और ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, उसमें संशोधन हो रहा है, नीतीश कुमार नाराज है, चंद्रबाबू नायडू नाराज है। तो क्या जो सरकार 5 साल चलने तक की बात हो रही थी, वो सरकार अब जल्दी गिरने वाली है? देखिए, पहली बात तो राहुल की जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा है, तमाम सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो लगातार जो सरकार है, एनडीए सरकार है, उसके लिए परेशानियों को सबब बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके ही खिलाफ उनके दल के लोग कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ जाते हैं। आपने देखा चिराग पासवान हो या रामदास अठावले हो, सब एक सुर में कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे जो आरक्षण का मुद्दा उसका विरोध करने लगे। जब भारत बंद होता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमे उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए 5 साल सरकार चलाना कोई आसान बात नहीं होने वाली। अब आपका जो सवाल है मैं उस पर आता हूं, क्योंकि देखिए, अगर हम बीजेपी कुनबे की बात करें, एनडीए कुनबे की बात करें, तो अब स्थिति यह है कि बीजेपी 240 सीटों पर नजर आती है। ऐसे में बीजेपी के पास खुद का बहुमत तो है नहीं। अब देखिए, आपने जब देखा बजट का जब सत्र था, उस समय बिहार और एक तरीके से आंध्र प्रदेश को, या यूं कहें कि जो कुछ एक राज्यों को एक तरीके से जो तमाम पैसा बांटा गया, तमाम जो उनको सुविधाएं देने की बात कही गई, तमाम योजनाओं पे उनके काम करने का फैसला किया गया। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इतना सब कुछ देने के बाद भी क्या बीजेपी या एनडीए कुनबा एक तरीके से उनको आगे तक मनाने में कामयाब रह पाएगा, आगे तक लेके चलने में सफल हो पाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो लगातार इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो कह सकते चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, जो बहन बेटी की शादी होती है मुस्लिमों में उनको भी लाख रुपए दिया जाएगा, तमाम तरह की योजनाएं मुस्लिमों के प्रति थी। 4% आरक्षण देने की बात भी वो करते हैं। बीजेपी ये कहती है कि हम 4% आरक्षण छीन लेंगे। उस सब के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू सब मामलों पर अडिग हैं। ऐसे में क्या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको लेकर क्या यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले भी ये बात कही जा रही है कि भाई जो धार्मिक मसले हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सरकारों को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो बड़ा एक धार्मिकता का मामला है कि जो अपनी ज़मीन को दान करना चाहता है वो वक्फ बोर्ड में दे सकता है, ताकि गरीब लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तमाम तरह रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर मोदी सरकार इसमें
कुछ परिवर्तन करती है, कुछ नए प्रावधान लेके आती है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज होते हुए नजर आएंगे। अगर वो नाराज होते हैं तो नीतीश कुमार जो मुस्लिमों के हितैषी माने जाते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड का मामला है उसको लाकर खुद बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो मोदी जी पहले कोई भी विधेयक आता था उसको ये कहते थे कि इसको गिरा कर दिखा दो आप, ये पास होगा तो होगा, लेकिन अब जैसे ही वो मामला आता है वो तुरंत कमेटी के पास भेज दिया जाता है कि भाई देखिए इसमें क्या कमी है, क्या खराबी है, जेपीसी उसके ऊपर बन जाती है, राज्यसभा लोकसभा के दोनों लोग उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, फिर उसमें छानबीन करते हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए बीजेपी के लिए कोई भी लॉ पास कराना, कोई भी विधेयक बनाना अब उतना आसान नहीं रह गया। इसीलिए वक्फ बोर्ड का जो मसला है वो कहीं ना कहीं उनकी गले की हड्डी बनता जा रहा है। जी, और देखिए सबसे बड़ी बात और अहम बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार में केवल नीतीश कुमार या बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे, पहले से चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। पूरा देश बंद रहा आरक्षण को लेकर और देखने को मिला कि भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा असर बिहार में हुआ और चिराग पासवान ये बात पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आया है उस फैसले से ना तो मायावती सहमत हैं, ना चिराग पासवान सहमत हैं, ना विपक्ष के और कोई नेता। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या बिहार में भी जो दो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए के साथ में, जिनमें जेडीयू है और दूसरा एलजेपी जो चिराग पासवान की है, तो ये दोनों पार्टियां अगर बीजेपी के खिलाफ हो रही हैं, यहां से दो बड़े चेहरे पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो क्या पीएम मोदी की जो बैसाखी बने हुए हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अगर मैं कहूं तो चिराग पासवान, तो क्या ये बैसाखी वाकई अब टूटती नजर आ रही है सर? देखिए बिल्कुल, तो देखिए समझौते के आधार पर आप सरकार चलाते हो, समझौते के आधार पर आप चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आते हो। कई चीज़ें आपको माननी पड़ती, कई चीज़ें उनको माननी पड़ती हैं। यहीं पे अगर बीजेपी के पास 272 से ज़्यादा सीटें होती, यानी 300 के आसपास होती या पौने 300 के आसपास होती, तो ऐसे में बीजेपी ज़्यादा पावरफुल नजर आती है। बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ से जेडीयू नाराज़ हो जाते हैं, 12 सांसद उनके पास हैं, चिराग पासवान नाराज़ हो जाते हैं, 5 सांसद उनके पास 17 हो जाते हैं, वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज़ हो जाते हैं तो 15-16 उनके पास हैं, 16-17, तो ये आप आंकड़ा मानकर चलिए 30-35 का आंकड़ा बन जाता है। और अगर बीजेपी से तुलना की जाए तो बीजेपी फिर अल्पमत में आती हुई नजर आ जाएगी। इसीलिए बीजेपी को हर एक बात, चाहे चंद्रबाबू नायडू को हो या नीतीश कुमार की बात हो या चिराग पासवान की बात हो, इन सब की बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, मद्देनजर करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि बारंबार बीजेपी अपने तमाम जो कह सकते हैं फरमान हैं उसके ऊपर घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी को इन सब पे यू टर्न लेना पड़ता है, पीएम मोदी को यू टर्न लेना पड़ता है। आप देखिए जिस तरह से सीधी भर्ती को लेकर चिराग पासवान ने ये बात कही कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। वहीं आरक्षण के मुद्दे में जिस तरह से क्रिमिलेयर की बात है उसको लेकर तुरंत अपनी सरकार के ऊपर वो आग बबूला हो जाते हैं। तो कई ऐसे अहम मसले हैं जिसके ऊपर जो उनके सहयोगी दल है उनको भी इसके ऊपर एतबार नहीं है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब कांवरियों को लेकर पूरी मुहिम चली कि नेम प्लेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दुकानदारों को लेकर जयंत चौधरी गुस्से में आ गए कि भाई ये क्या बदतमीजी है, अगर हम नाम की बात करें तो क्या मैं कुर्ते पर नाम लिख के घूमूं। तमाम तरह से उनकी आलोचना हुई। अनुप्रिया पटेल खिलाफ नजर आती हैं बीजेपी के। इसके अलावा ओपी राजभर कहते हैं कि अब मोदी योगी का मैजिक खत्म हो गया है। तो ये तमाम जो मसले हैं वो ये बता रहे हैं कि अब बीजेपी के ऊपर एक तरीके से सहयोगी जो दल हैं वो लगातार राहुल हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही है। जी, और देखिए वाकई सर ने बारीकी से बताया कि आज बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन सर वोट बैंक के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, इधर हम देख रहे हैं कि बिहार में भी फिर चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। तो इस चुनावों पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर जो फैसला आया है वो, या लेटरल भर्ती वाला मामला? जी देखिए बिल्कुल, और फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी देखा कि हमें नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, ये बीजेपी कहती हुई नजर आती थी, हमें नहीं चाहिए इसके वोट, ये अपने पास रखें। लेकिन वही आंकड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया जब अखिलेश यादव ने जिसने पीडीए का नारा दिया, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आए और देखिए बीजेपी को 33 सीटों पर सिमटना पड़ा। ऐसे में अगर मायावती भी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती राहुल, तो आप ये मानकर चलिए कि सीधी 16 सीटों का जो नुकसान है बीजेपी को होता हुआ नजर आता। तो
यहाँ पर यह कहना कि हमें इसके वोट नहीं चाहिए, उसके वोट नहीं चाहिए, आपको सबके वोट चाहिए। देखिए, देश सबका है, समाज सबका है, समुदाय सबके हैं, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति कहने कहीं आपके अंदर आनी चाहिए। ये बात आप मानकर बैठ गए थे कि भाई जो 80-85% हिंदू है वो हमें वोट देगा, वही हमारे साथ चलेगा। लेकिन उस हिंदू के लिए भी तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू लोग नहीं है? क्या जो समाजवादी पार्टी उसमें हिंदू लोग नहीं है? क्या बसपा में हिंदू लोग नहीं है? तो ऐसे में उनको अपनी जागीर समझ लेना है, उनको एक तरीके से अपनी बपोती समझ लेना कि बीजेपी को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ हिंदू हिंदू करके जीतते तो आप अयोध्या में फिर क्यों हारते, बद्रीनाथ में आप क्यों हार गए? तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जहाँ पर अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और साथ में अब जो इंडिया गठबंधन में तमाम सारे लोग जो आ गए हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, सपा की बात करें, और जिस तरह से मायावती को लगातार रिझाने का काम चल रहा है, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाती तो बीजेपी की मुश्किलें राहुल और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ जाएं। क्योंकि देखिए जिस तरह चुनाव भी है कई राज्यों में, आपने सही कहा, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आने वाले दिनों में झारखंड हो गया या महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में और बिहार में उपचुनाव हो गए, तो यहाँ पर तकरीबन बीजेपी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव का ठीक बाद उपचुनाव हुआ था 13-14 सीटों पर, उसमें भी 11 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, एक का 2-3 सीटों पर उनको जीत मिलती हुई नजर आई। तो ऐसे में बीजेपी को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह के मुद्दों को वो हवा देते रहे तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेर रही है कि भाई इनके पास मुद्दे कुछ बचे नहीं है, एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता जो है अब इंडिया गठबंधन की तरफ एक बार फिर देख रही है। और ऐसे में अगर जनता का पूरा सपोर्ट मिला तो 2027 में आंकड़े जो है उत्तर प्रदेश के वो कुछ और होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए, वाकई सर ने बारीकी से बताया कि कैसे बीजेपी के लिए ना सिर्फ दलित वोट बैंक उनको नुकसान देगा चुनावों के वक्त में, बल्कि मुसलमानों का जो मुद्दा चल रहा है या वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस प्रोग्राम पर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।